टेक्निकलर नाम की इस कंपनी ने थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। और सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज ही नहीं अफेक्ट हुए हैं इससे बहुत सारे यूके के, यूएस के, वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज अफेक्ट हुए हैं। टू बी स्पेसिफिक 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज अफेक्ट हुए हैं। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में इसके 3,370 एम्प्लॉयज थे। और इंडिया इस कंपनी का एक वीएफएक्स पावर हाउस था, जिससे ये अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पूरे करवाया करते थे। अब ये इतनी बड़ी न्यूज आखिर है क्यों? तो जो ये कंपनी है ना, टेक्निकलर ग्रुप, इसने ना द लायन किंग जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, हैरी पॉटर जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, और इवन मिशन इम्पॉसिबल वाले प्रोजेक्ट पे भी काम कर रखा है। तो ये एक 100 साल पुरानी कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी। और क्या इस बड़े स्टूडियो के फॉल के पीछे एआई का भी हाथ है? इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि कहां तक एआई ने इसमें रोल प्ले करा है और इससे डीनेक्स जैसी कंपनी को कैसे फायदा होने वाला है। अब इस कंपनी के बंद होने से ना डिज्नी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को भी बहुत बड़ा शॉक लगा है, क्योंकि ये टेक्निकलर कंपनी ना ऑलरेडी डिज्नी की मूवीज और नेटफ्लिक्स की मूवीज पे काम कर रही थी। अब ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिए जाएंगे। अब इसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स का जो बजट था, जो इन्होंने नेटफ्लिक्स ने या फिर डिज्नी ने असाइन कर रखा था, वो बढ़ने वाला है। उसी के साथ साथ जो डिज्नी, नेटफ्लिक्स ने प्लान करा था कि हम एक सर्टेन डेट को ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, ये डेट भी अब शफल करनी पड़ेगी इन्हें। और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अब इन्होंने इन बिटवीन प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए हैं। बट आखिर इस पूरे केस में गलती किसकी है? क्या जेन्युइनली टेक्निकलर ग्रुप को दोषी ठहराया जा सकता है, या फिर इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं? तो एक एक करके रीजन समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉयज क्या कह रहे हैं इस कंपनी के। और इस सब इंडस्ट्री में काम करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम टेक्निकलर है, ये एक फ्रेंच कंपनी है और दुनिया भर में इसके ऑपरेशंस है, दुनिया भर में इसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। इनको सबको अचानक से कल बताया जाता है कि आपका काम ख़त्म हो चुका है और कल से आपकी सैलरी की कोई गारंटी नहीं होगी, आपको काम पे नहीं आना है, आपके ड्यूज़ कैसे मिलेंगे वो नहीं बताया गया, और इस तरीके से कंपनी शटडाउन होने की अनाउंसमेंट की जाती है। तो यार, आप लोग को इस वीडियो को देख के पता ही लग गया होगा कि एम्प्लॉयज़ को फरवरी मंथ की सैलरी भी नहीं दी गई है, और एक दिन पहले जस्ट नोटिस दिया गया कि कंपनी अब बंद हो रही है। और इनके जो इंडिया हेड है, इन्होंने ये बात बोली कि मेरे को फ्रांस से, जहां इसका हेडक्वार्टर है, वहां से जस्ट एक दिन पहले मेरे को नोटिस आया कि भाई हमारे पास कॉस्ट नहीं है सैलरीज पे करने का, तो फंड रिलीज नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से इन्हें सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ा। अब कंपनी वेज ढूंढ रही है कि कैसे वो सैलरीज पे कर सकती है या अपनी कंपनी को रिवाइव कर सकती है। बट ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। 2010 में भी ये कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, और इवन 2020 में भी इन्होंने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करा था प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा जो गलत हुआ है ना, वो हुआ है फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके जो टॉप हेड हैं, जो सी स्वीट लेवल के मैनेजर्स हैं इसमें, या फिर सीईओ वगैरह, उन्होंने ना बहुत ही खराब फाइनेंशियल डिसीजंस लिए। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, बट इस कंपनी ने अननेसेसरी के एक्विजिशंस करे, लोन लेकर के एक्विजिशंस करे, जिसके वजह से आज कंपनी को ये दौर देखना पड़ रहा है। अगर मैं इसकी आपको एक्विजिशंस की कहानी बताऊं ना, तो पिछले 20 सालों में 4 से 5 कंपनी एक्वायर करी हैं, और उसकी वजह से देखो क्या इनका रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि अक्टूबर 2023 तक इन्होंने रिपोर्ट करा था कि इनका रेवेन्यू जो है वो 33% डिक्लाइन हो गया है, और डिक्लाइन होने के बाद आ चुका है $434 मिलियन पे। उसके बाद इनका रेवेन्यू फर्दर डिक्लाइन होने लग गया, और इसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम होने लग गए, और इनका प्रॉफिट मार्जिन लिटरली बहुत कम था। इतना ज़्यादा रेवेन्यू करने के बाद भी ना, ये सिर्फ $20 मिलियन का प्रॉफिट कमाते थे। और इन्होंने डेट इतना ज़्यादा ओढ़ लिया था ना कि ये डेट की सर्विसिंग ही नहीं कर पा रहे थे। इनका जो मेजर चंक है ना रेवेन्यू का, वो चले जा रहा था डेट सर्विसिंग में। और फिर एक टाइम आया जब डेट रेवेन्यू से भी ऊपर चला गया, और डेट की सर्विसिंग भी ये नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी को अब शट डाउन करना पड़ा। अब देखो यार, इस आर्टिकल में लिखा तो है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ये कोलैप्स हुआ है, बट एआई वाले फैक्टरों को भी हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एआई का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल रहा है। बेशक से थोड़ा बहुत ही सही, बट रहा है, और इससे बहुत आगे आने वाले स्टूडियोज को सीख लेनी चाहिए, मेरे जैसे एनिमेशन स्टूडियोज को भी। ऑफ कोर्स मैं क्यों एआई की बात कर रहा हूं इसमें, क्योंकि एक मेजर रीजन ये भी था, जब से एआई की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है पोस्ट 2020 से, तब से ना क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे रोटोस्कोपिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो कम टाइम में होने लग गई थी। तो इस कंपनी पे बर्डन आ रहा था कि जो कॉस्ट है वो भी कम करे और जो टाइम है वो भी कम करे, क्योंकि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन वैसी हो गई थी कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। क्लाइंट्स इन्हें डेडलाइन भी कम देने लग गए, उसके बाद से कॉस्ट भी रिड्यूस होने लग गई। ऑलरेडी इनका प्रॉफिट मार्जिन कम था, इन्होंने लोन बहुत ज़्यादा ले रखा था,
तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे जो चेंजेस आ रहे थे। अब कंप्लीटली ब्लेम हम एआई पे नहीं डाल सकते। ऑफ कोर्स अगर कंपनी ने बहुत सारा डेट ना ओढ़ा होता, सही से स्ट्रक्चरिंग करी होती कंपनी की और सही फाइनेंशियल डिसीजंस लिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को ग्राफ की मदद से भी समझा देता हूं कि कंपनी का रेवेन्यू और डेट कैसे इंक्रीज हुआ है। तो ये देखो, रेवेन्यू जब 2020 में इनका ठीक ठाक था, $700 मिलियन के आसपास था, पाउंड सॉरी, और जो डेट था वो लगभग जीरो था, ठीक है। बट वहां से जो डेट लेना स्टार्ट करा रहा हूं इन्होंने 2023 के बाद, तो ये डेट क्रॉस कर गया रेवेन्यू को। अब जब रेवेन्यू को क्रॉस कर गया ना, तो इस डेट की फाइनेंसिंग भी होगी। फाइनेंसिंग का मतलब इस डेट का इंटरेस्ट पेमेंट भी करा जाएगा। जब इंटरेस्ट पेमेंट करा जा रहा था तो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा था। अब रेवेन्यू डिक्लाइन क्यों हो रहा था? क्योंकि जब डेट सर्विसिंग में ही पैसे चले जाएंगे तो इनोवेशन में, मार्केटिंग में, इन सब में पैसे जाएंगे ही नहीं, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ ही नहीं पाएगा। और इन्हीं सब की वजह से रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, डेट धीरे धीरे बढ़ने लग गया और कंपनी 2025 में कोलैप्स हो गई। और भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे हॉलीवुड में 2023 में बहुत बड़ा स्ट्राइक करी गई थी, जिसमें क्या हुआ था, इनके जो प्रोजेक्ट्स है ना बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे, जिसकी वजह से इनकम डिले हुई थी। और जब इनको डेट सर्विसिंग करनी रहती थी वो तो डिले नहीं कर सकते थे ये, तो इसके लिए इन्होंने और डेट ले लिया। अब जब और डेट ले लिया तो उसकी भी अलग से सर्विसिंग, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा विशियस लूप में फंस गए थे। और रेडिट पे बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, मैंने देखा। एंड इन सब के इमोशंस बहुत ज़्यादा जायज़ भी हैं। मैं भी अपना बिजनेस चलाता हूँ, मेरे पे भी ऐसे बहुत सारे मोड़ आए हैं जब मेरी कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने वाली थी, बट आई समहाउ मैनेज टू सर्वाइव दैट। बट हाँ, इस इंडस्ट्री में ना फायरिंग बहुत होती है, इसीलिए फ्रीलांस बेसिस पे बहुत सारे लोग काम करना पसंद करते हैं। बट क्योंकि इस कंपनी के ना प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा थिन थे, तो ये कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे आगे मैनेज करेगी फाइनेंशियल्स अपने। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। तो इस पूरी पिक्चर में ना जो सबसे बड़ा कल्प्रिट रहा है वो रहा है इनके फाइनेंशियल डिसीजंस, जो कि इन्होंने खुद लिए हैं। अब इसकी वजह से आगे आने वाले वीएफएक्स इंडस्ट्री में चेंजेस क्या होने वाले हैं? सबसे पहला चेंज तो ये होने वाला है कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, वो लोग एक ही कॉन्ट्रैक्टर को पूरा बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं देने वाले। इस एक्सपीरियंस के बाद से तो कभी भी नहीं। वो लोग छोटे छोटे स्टूडियोज को, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को पार्ट्स में, बिट्स में दिया करेंगे प्रोजेक्ट, सो दैट अगर कोई पार्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हो पाता है तो वो दूसरे आर्टिस्ट से करवा ले, रादर देन एक ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहने के। दे विल डाइवर्सिफाई डेफिनेटली। और जो अभी इन बिटवीन प्रोजेक्ट इस कंपनी ने छोड़े हैं, डीनेक जैसी कंपनी का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि डीनेक की एक रेपुटेशन रही है अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करने में, तो वो रेपुटेशन उन्हें काम आएगी इन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने में। तो अभी तो बस इतना ही इस वीडियो में, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।